नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप आज देख रहे हैं टॉपिक में भी ज्योग्राफी के जो आपके लेक्चर चल रहे थे, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसी क्रम में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। आज हमने 2 टॉपिक के क्वेश्चंस लिए हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी लेक्चर वाली सीरीज, वो कंटिन्यू चलेगी, पर बीच में आज का मैंने दिन रिजर्व रखा है आपके क्वेश्चंस के लिए। तो आज भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो आज करेंगे हम और उसकी समीक्षा भी कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा वॉल्व होता है वो क्या होता है। तो सुरक्षा वॉल्व में आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि एक तो जो भूकंप आते हैं, ये आपने देखा होगा, जो भूकंप आते हैं, ओजोन गैस, ज्वालामुखी और नदियाँ। तो सुरक्षा वॉल्व आपने देखा होगा, जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है अंदर की एयर निकालने के लिए। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसके अंदर एक ज़मीन का हमारा सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो ओजोन गैस का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नदियों का नहीं है, आपको नाम से पता चल रहा है, भूकंप का भी नहीं है। जबकि ज्वालामुखी, आपको पता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं जब वो फटता है तो पृथ्वी के गर्भ में जो लावा है, गैसेज है, विभिन्न प्रकार की वाष्पशील गैस है, धूल है, मिट्टी है, राख के कण हैं और अन्य गैसें और गर्म जल बाहर आता है। तो एक तरह से पृथ्वी को ये बॉल जब ज्वालामुखी के रूप में फटता है तो पृथ्वी को सुरक्षित रखता है और अत्यधिक भूकंपीय झटकों से भी आगे जाकर बचाने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है? ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं। इसका ये मतलब है, उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। तो जब मैंने इसकी थ्योरी क्लास ली थी तब आपको मैंने बेसिकली 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताए थे। एक तो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी और एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जागृत ज्वालामुखी होते हैं और प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं और यौगिक ज्वालामुखी होते हैं, ये तीनों लगातार फटते रहते हैं। पर शांत ज्वालामुखी, जिसको हम दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं, मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, ये मृत ज्वालामुखी उद्गार नहीं करता, ना ही बहुत लंबे समय से इसने प्राचीन काल में किया है, ना वर्तमान में कर रहा है और ना ही भविष्य में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि जब ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें जल वाष्प के साथ या उसके अलावा निकलने वाली मुख्य गैसें कौन सी है। तो अब यह कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको 2 ऑप्शन तो कैंसिल कर देना है, क्योंकि ए और डी ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस आ रही है और ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। ठीक है, मेनली गैस जो निकलती है वो कौन सी निकलती है? CO2। CO2 कौन सी गैस हो गई हमारी? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो आपके बी और सी दोनों ऑप्शन में आ रही है। उसके बाद नाइट्रोजन भी निकलती है काफ़ी मात्रा में। वातावरण में भी मैंने आपको बताया था लगभग 78% से भी ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें ज्वालामुखी फटते समय एक और गैस निकल रही है जिसका मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, यानी एक तरह से हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन मुख्य रूप से निकलती है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही है, पर सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो अगर इस केस में आप देखोगे तो आपको जो सही आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? बी माना जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, हाइड्रोजन आ गई और नाइट्रोजन आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर फटते हैं? प्रशांत महासागरीय देशों में फटते हैं। तो उसमें देखो, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया में भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी मैंने आपको बताया था, 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जिन लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लेक्चर देखें, फिर ये क्वेश्चन वाले लेक्चर पर आए। जापानी द्वीप समूह, जापान के आसपास का पश्चिमी द्वीप समूह, अमेरिका के आसपास का फिलीपींस द्वीप समूह, ये चारों ही भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं। पर आपसे सर्वाधिक संवेदनशील वाला क्षेत्र पूछा है, तो ये आपको जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में आपका पड़ता है। और सबसे सूटेबल आंसर आपका जो होगा वो कौन सा होगा? फिलीपाइन या फिलीपींस द्वीप समूह। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिलीपाइंस भी कह सकते हैं या फिलीपींस द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, जो कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये देखो दोस्तों, आपको एक ज्वालामुखी का नाम दे रखा है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है?
तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, दुनिया में 7 महाद्वीप आपको बताए थे, 7 में से एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। हालांकि ओशोनेशिया में तो है पर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आपको मुख्य मुख्य ज्वालामुखी के मैंने उदाहरण भी दिए थे और उसके अलावा भी आगे इसके प्रश्न कराता रहूंगा। यहां आपसे पूछ रहा है कि माउंट एरेबस या माउंट इरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये देखो ऑप्शन नंबर आपका सी है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बर्फीला महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका रहता है और अंटार्कटिका में केवल एकमात्र ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी का नाम क्या है, माउंट इरेबस। तो आपका सही आंसर है सी, अंटार्कटिका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अब यहां पर आपको मैंने 2 चीजें बताई थी जब थ्योरी वाला लेक्चर लिया था। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको या तो सक्रिय ज्वालामुखी पूछता है या शांत ज्वालामुखी पूछता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है वो सक्रिय ज्वालामुखी का पूछा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो स्ट्रोम्बोली मैंने आपको बताया था इटली के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, क्योंकि लगातार गैसें निकलती है। माउंट एटना इटली के सिसिली के पास आता है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको डी ऑप्शन में लिखा बैरन, ये आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आता है, ये भी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ए, सी और डी ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो देखो ऑप्शन बी है आपका माउंट किलिमिंजारो। तो माउंट किलिमिंजारो कौन से देश में है, तंजानिया। अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। और माउंट किलिमिंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है और एक शांत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका बी, माउंट किलिमिंजारो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है 10,000 धुआरों की घाटी कहां है, द वैली ऑफ स्मोक्स। देखो इसे हजारों धुआरों की घाटी या 10,000 धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। अब ये कहां पर है, तो मैंने आपको क्लियर बताया था, कभी कभी ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ गर्म जल के स्रोत बन जाते हैं जिनको हम गीजर्स कहते हैं। और जब गर्म जल भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसमें से विशिष्ट प्रकार का धुआं उठता है जिसमें सल्फर की कुछ मात्रा मानी जाती है। और इस कारण ये जो घाटी है ये अलास्का में है। अलास्का वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था और कनाडा को स्पर्श करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा है, अलास्का। और अलास्का कहाँ का, किसका देश का राज्य माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, जो भूकंप का भी क्वेश्चन हम मान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो आपको पता है, देखो सारे फैक्ट दे रखे हैं। वैसे तो ये सारे के सारे ए बी सी डी चारों हमें पृथ्वी की अंदर की जानकारी बताते हैं, पर सबसे विश्वसनीय जानकारी की बात करें तो देखो दबाव और घनत्व चट्टानों के मध्य पाया जाता है, ज्वालामुखी भी लगातार फटते हैं, तापमान भी पाया जाता है। पर यदि हम भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो भूकंप विज्ञान में टेम्परेचर यानी तापमान का अध्ययन किया जाता है। भूकंप के अंतर्गत ही हम अनेक बार ज्वालामुखी पदार्थों का अध्ययन करते हैं और दबाव और घनत्व में पृथ्वी के अंदर के जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आंसर आपके चारों ही सही हैं, पर अगर हम ए ऑप्शन भूकंप विज्ञान को देखते हैं तो बहुत ही वाइड ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों ही ऑप्शन ए के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, भूकंप विज्ञान, यानी जिसको हम कहते हैं सिज्मोलॉजी और जिस पर इसका ग्राफ प्राप्त किया जाता है उसको हम कहते हैं सिज्मोग्राफी। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन बोल रहा है आपको भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, देखो यहां पर दोस्तों, यहां से नीचे देखो ये मैंने जो पॉइंट बताया है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो इस भूकंप की जो उत्पत्ति का बिंदु होता है इसको हम कहते हैं भूकंप केंद्र। फिर इसके लंबवत मैंने देखो डॉटेड लाइन ली है और पृथ्वी के धरातल पर जो दूसरा बिंदु बनाया है इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन पूछा है कि जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तो जहां पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होगी वो तो भूकंप केंद्र होगा, और जहां पर पृथ्वी के धरातल पे हमें भूकंप का झटका अनुभव होगा वो अधिकेंद्र होगा, यानी एपिसेंटर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं।
भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। अब आपको जब मैंने भूकंप वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको 3 तरह की तरंगें बताई थी, पी वेव्स जिन्हें प्राइमरी वेव्स कहा था, एस वेव्स जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा था, और एल वेव्स जिन्हें लव वेव्स के नाम से जाना था। इन्हें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। और ये तरंगें धरातल पर हमें फील होती है, एल तरंगें, इन्हें धरातली तरंगें भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंगें होती है वो भी एल तरंगें ही होती है। इसलिए धरातलीय तरंगों का सही आंसर आपका कौन सा है? एल तरंगें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। हालांकि इनकी गति कम होती है परंतु इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई निम्नलिखित जो आपको कथन दिए रखे उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। आपको मैंने 3 स्केल बताई थी, रिक्टर स्केल, फेरल स्केल और मर्केली स्केल, ठीक है। दूसरा, रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, बिल्कुल सही है। 10 के मल्टीपल में उसमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं जिनसे हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। सी देखिए, यह स्केल यानी रिक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को, बिल्कुल उसकी जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो आयाम है, उसका जो परिमाण है उसको मापता है। इसलिए तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। इसलिए तीनों ही सही हैं, इसलिए कोई भी रॉन्ग नहीं है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? इसमें डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको यह भी एक बात अच्छी तरह पता है कि एक भूकंप आता है पृथ्वी पर और एक भूकंप आता है समुद्र या महासागरों में। जब समुद्र और महासागरों में भूकंप आता है तो भूकंप के वाइब्रेशन के कारण पानी उछलता है और तटीय तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रकार से शहर में समुद्र और महासागरों का पानी भर जाता है और इसको हम कहते हैं सुनामी। और आपको पता है कि इस प्रकार के जो सारे के सारे क्रियाविधि होती है जापान में ज्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं सुनामी। सुनामी का मतलब होता है समुद्री भूकंप, और सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापान का है। तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। सबसे खतरनाक सुनामी आई थी सदी की 2011 में, और कहां पर आई थी? जापान में। और इस सुनामी में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी मापी गई थी? 9 मापी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% का मतलब हो गया 2/3 भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, परी प्रशांत महासागर पेटी। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप भी कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप भी कहां पे आते हैं? प्रशांत महासागर में। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी भी फटते हैं वो भी कहां पर फटते हैं? प्रशांत महासागर में। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि फिलीपींस द्वीप समूह सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ये भी कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। तो कहने का मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है, तो इसको आपको आंसर याद रखना है, परी प्रशांत महासागरीय पेटी या फिर प्रशांत महासागर, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में भूकंपों से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, इसका आंसर आपका कौन हो गया? जापान। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द माना जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटीलॉजी, सिज्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलोलॉजी। तो आपको पता है सिज्मोलॉजी कहते हैं, और जिस पर इसका ग्राफ प्राप्त किया जाता है उसको सिज्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो भूकंप विज्ञान की वह शाखा या भूगोल, जो आपका जो भूगोल होता है, भूगोल शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिज्मोलॉजी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी फिजिकल चल रही थी उसका आपके सामने आएगा। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन और प्रश्न आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।